हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास ईवीएस की है और प्रैक्टिस सेशन है। और इससे हमारी एक प्रैक्टिस सेशन हो चुकी है और इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ईवीएस की जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है हमने उसको इसमें सारे सबको लेकर आए हैं। तो सब लोग जल्दी से आ जाए और जो लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि जो भी आपको नेक्स्ट क्लास है वो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमारी 63 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसके बाद हमारा आज का है 64 क्वेश्चन। तो आज का हमारा 64 है। इससे पहले हमारे 63 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का कितना क्वेश्चन हो पाता है। तो हमारी जो सेशन है ये सिर्फ 30 मिनट की होगी, लेकिन 30 मिनट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन कि पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकार एवं माप के होते हैं और इन्हें पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तो देखिए, पक्षियों से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा कोई भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं जहाँ से आपको पक्षी से क्वेश्चन देखने को ना मिला हो। तो पक्षियों के लिए हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप लोग के यूट्यूब चैनल पे साइंस सीटेड अविनाश सर, उस पर हमने अपने चैनल पे उसको डाल दिए हैं और आप लोग उस पक्षी वाले क्लास को देखिए। पक्षी से जितने भी आपके सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो चलिए, आपको ऐसे ही कथन देता है। देखिए, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों के आकार एवं माप के होते हैं, इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा अब उसके बाद इसमें से हमें चुनना है इस तरीके से, विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में। जो पक्षी है क्या, उसके जो पंख होते हैं विभिन्न रंग आकार एवं माप के होते हैं। तो क्या है, यानी ये है हमारा कि विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में, बी उन्हें गर्म रखने में, सी विभिन्न तरीके से चलने में, डी उन्हें जलसतह बनाने में। तो देखिए, इसमें मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के जो भोजन खाने में, तो मान लीजिए कि जो पक्षी का है उसमें तो हमारा विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में उसका जो पंख होता है उसके आकार में माप के होते हैं, तो पंख उड़ने में सहायता करते हैं। लेकिन पंख उनको क्या भोजन खाने में मदद करते हैं। तो हमारा देखिए जो ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा गलत हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ए अगर गलत हो गया तो सबसे पहले आप लोग देखिए, या तो बी एंड सी या तो बी एंड डी। उसके बाद तो देखिए इसमें भी तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है तो हमारा गलत हो गया। हमें इस तरीके से अपने क्वेश्चन को कट करना है, बाकी जो हमारा ऑप्शन बच जाएगा। उसके बाद इसमें फिर कह रहा है कि बी उन्हें गर्म रखते हैं पक्षियों के पंख। तो हाँ, बी तो हमारा सही हो गया, यानी वो गर्म रखते हैं। लेकिन सी है कि विभिन्न तरीके से चलने में, जो पक्षी के जो पंख हैं क्या उसको विभिन्न तरीके से चलने में, तो नहीं। तो सी हमारा क्या हो गया, सी हमारा गलत। तो देखिए, हमने दो क्वेश्चन को ए और बी जो ऑप्शन है उसको हमने गलत कर दिया। तो देखिए, इसमें सी है तो ये भी ख़त्म हो गया सी, और इसमें भी सी है तो इसलिए हम सी को भी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि जो पक्षी के जो पंख हैं उसको विभिन्न तरीके से चलने में उसको सहायता करते हैं, नहीं उसको उड़ने में, चलने में नहीं, उसको पक्षी को उड़ने में सहायता करते हैं। तो देखिए, हमने एक ही से हमने 3 ऑप्शन को गलत कर दिया और हमारा जो बच गया क्या, हमारा बी एंड डी, यानी ऑप्शन जो हमारा दूसरा है वो हमारा राइट आंसर है। आई होप हमने आपको क्वेश्चन को सही करने का तरीका बताया। आप लोग कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप लोग अपने जो अपना कंसेप्ट है इस तरीके से बनाइए। और इसके लिए आपको मेरे जो भी चैनल है उस पर जितनी भी क्लासें हैं, ईवीएस की पूरी क्लासेज हो चुकी हैं, सीटीपी की पूरी क्लासेज हो चुकी हैं। बस कुछ दिन में आपको एसएसटी की क्लास देखने को मिलेगा। तो आई होप हमारा 64 का हो गया बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। 63 हुआ ना, 64 देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है। तो मणिपुर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। मणिपुर का अर्थ क्या है, जेवरों का देश है, या जो लावनी है मणिपुर का लोक नृत्य है। तो ये सही है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। और मणिपुर में बांस के उत्पादन का सबसे बड़ा
उत्पादक हैं। तो अब देखिए इसमें मान लीजिए कि आपका देखिए सबसे अच्छा ये है कि जो लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, मणिपुर का नृत्य नहीं, जो लावनी एवं तमाशा कहाँ का है, ये लावनी एवं तमाशा हमारा महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? तो लावनी तमाशा महाराष्ट्र का है। तो ये क्या हमारा मणिपुर से इससे कोई लेना देना नहीं, तो हमारा बी गलत हो गया। अब देखिए तो किस में बी है, चलिए इसमें भी बी है तो ये गलत हो गया, इसमें बी नहीं है, ए है, ए सिटी। तो चलिए मणिपुर का अर्थ होता है जेवरों का देश, हमारा ए सही है। उसके बाद है सी लोकटक ताल जाना जाता है। तो देखिए मणिपुर में एक लोकटक झील है, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है, जो एक तैरता हुआ पार्क है, यानी पार्क में है। तो ये सही है, सी हमारा सही है। तो देखिए ए और सी तक अभी तक तो सही है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ए और सी। उसके बाद हम डी पे देखते हैं। तो देखिए मणिपुर बांस उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मणिपुर में क्या होता है? मणिपुर में बांस ज़्यादा उत्पादन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो लोग बांस के खम्भों से भी अपना वो घर को ऊंचा बनाते हैं। तो हमारा ये मणिपुर का ये सही हो गया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, सी और डी दूसरा। उसके बाद हम 65 पे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती राज्य कौन कौन है? जो समीपवर्ती है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश कहाँ है? बीचों बीच में है। तो देखिए मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। दूसरा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो देखिए मध्य प्रदेश में आपको तो गुजरात देखने को मिलता है, राजस्थान देखने को मिलता है, लेकिन बिहार यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे मिलेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड भी दूरी पे, गुजरात और पश्चिम बंगाल तो दूरी पे है ही। उसके बाद उड़ीसा, तो ये आपको नहीं है। तो देखिए यूपी है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र, ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। देखिए आप लोग को मैप से बता रहे हैं, मैप से एक क्वेश्चन फिक्स है। अब आप एक क्वेश्चन को सही करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इंडिया का जो मैप है उसको आप लोग सेव कर लीजिए, जब तक से आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ से मच्छर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कौन सा रोग मच्छर के द्वारा जनित है? मच्छर से क्या होता है? निमोनिया होता है, डेंगू होता है, खसरा होता है, मलेरिया होता है। उसके बाद सही विकल्प का चयन करें, ए और बी, यानी निमोनिया और डेंगू, बी एंड सी, डेंगू और खसरा। उसके बाद तीसरा है बी एंड डी, यानी डेंगू और मलेरिया। उसके बाद ए एंड डी। तो देखिए मच्छर से क्या होता है? आपको मच्छर से आप देखते हैं कि मच्छर से डेंगू होता है, मलेरिया भी होता है। तब बी और डी जिसमें मिल जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर किस में है? 3, ऑप्शन नंबर 3 में, बी एंड डी। तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। जो सोना की जो सहेली है, आप लोग को ऐसी भी इसमें क्वेश्चन देता है। यहाँ से क्वेश्चन देने का मुख्य निर्देश क्या हुआ? ये मिजोरम से क्वेश्चन पूछती है। सोना की सहेली तारा मिजोरम से, और तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि वो मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो देखिए आपको यहाँ से हम समझा देते हैं कि मिजोरम दिया है, सोना की सहेली से इससे कोई मतलब नहीं। तारा को हिंदी बोलने में परेशान नहीं, बोला कि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? खासी और असमी, मिजो, लुसेई, कुकी, मेतेलॉन, अंग्रेजी या माओ बंगाली। तो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। तो इस तरीके से मिजो, लुसेई और कुकी भाषा, जो कुकी है ना वो मिजोरम के भाषा है, कुकी जनजाति है और एक कुकी भाषा भी है मिजोरम की। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगना सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है, वो क्या कहलाता है? जो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है, घूंघट वाली महिला क्या कहते हैं कि अपने सिर पे 7 से 9 वो पीतल का जो घड़ा होता है उसको संभालती हैं। तो उसको कालबेलिया बोला जाता है। कालबेलिया नहीं बोला जाता है, कालबेलिया को सांप को पकड़ने वाले को कालबेलिया। कथक कहाँ का है? कथक तो हमारा ये नहीं होगा, तेरह नाले, ये तो हमारा आंसर क्या होगा? भवाई। कहाँ का है? तो ये उस नृत्य को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का नृत्य भवाई बोलते हैं उसको।
उसके बाद दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव कौन सा है? कुंभ मेला है, समकक्ष सदालम्मा जतरा है, या खर्ची उत्सव है, या गंगा जी मेला है? तो यहाँ से जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला वो आदिवासी उत्सव कौन सा है? तो समक्का सदालम्मा जतरा, ये क्या है? एक आदिवासी उत्सव है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा दो आंसर, इसका दूसरा ही ऑप्शन सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको नृत्य से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हमने इसका भी क्लास आप लोग को करवा दिए हैं। तो आप लोग जितने भी हमारी क्लासेज है वो सब आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपको कहीं से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और तब तक से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लास हो आपको समय से मिलती रहे। राज्य और नृत्य के सही युग में चुनाव कीजिए। अब क्या करना है? उसके नृत्य से किस राज्य का? अब तो देखिए कर्नाटक कथक से है। कथक कहाँ का है? असम का मुझई से है, तमिलनाडु का लावनी से है, तो नहीं, लावनी और तमाशा ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो ये नहीं होगा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कहाँ का है लोग? आंध्र प्रदेश की जो लोक नृत्य है कौन है? कुचिपुड़ी। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक पौधा घर गैस नहीं है? पौधा घर गैस, तो CO2, N2O, ये CH4। तो इसमें जो है ये तो पौधा का घर है, पौधा घर गैस है, N2O भी है, CH4 है, लेकिन N2 नहीं है। तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, तो नहीं का जवाब नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को हम जल्दी से करवाते हैं। ओजोन की परत को अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसके लिए हम एक अच्छा टॉपिक बना चुके हैं, आप लोग को बस उतना ही पढ़ना है। तो क्योटो संलेख है, मॉन्ट्रियल संलेख है, पेरिस संधि है, दोहा संदेश है। तो ओजोन परत के लिए क्या है? मॉन्ट्रियल संलेख पे एक समझौता, एक संधि पत्र है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। जो EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की क्या सहायता कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे यह ज्ञात करने में। तो देखिए विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन किया ये ज्ञात नहीं करना है, तो हमारा डी आंसर ये गलत है, तो डी इसमें है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है, पर हमें गलत को चुन लेंगे तो सही अपने आप भी सही होगा। उसके बाद देखिए कि विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन, क्या हम विद्यार्थियों की गति का आकलन कर सकते हैं? इसमें क्या? अच्छा इसमें भी है ना, इसमें A और B और इसमें B और T। तो चलिए इसका जो B है ना, देखिए EVS के शिक्षा के अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, तो इसमें तो B हमारा सही है। तो B हमारा किस में है? या तो 3 में है और या 2 में है, B। उसके बाद है EVS में कितना प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। हाँ EVS में ना पूछ रहा है कि EVS में कितना प्रदर्शन ज्ञात करेगा, तो इसका B और D। ए में कह रहा है कि बुद्धि भागफल ज्ञात करेंगे, नहीं, बच्चे को इससे EVS से बुद्धि ए वाला गलत है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी का अधिगम की गति का आकलन, विद्यार्थियों के गति का हमें आकलन नहीं करना है, उसमें कितना बढ़िया प्रदर्शन किया ये ज्ञात करने में। तो हमारे पास जो राइट आंसर बच गया वो 3, तो हमारा राइट आंसर 3 होगा, B और D सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि करने में, या शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मानसिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, या विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, या उपयुक्त कथन में से सही। तो ऑप्शन में है A और B, C, A, B और D, B और C, D। उसके बाद A, C और D। तो देखिए इसके बाद हमारे पास मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, तो जो प्राथमिक स्तर पे जो होता है निर्माणात्मक आकलन किस में सम्मिलित होता है?
तो मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में तो इसमें मासिक रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाया जाता है, तो इसमें सी गलत हो गया। तो देखिए सी हमारा इसमें भी है, सी इसमें भी है, जिसमें जिसमें सी है वो गलत कीजिए, और बाकी हमारा ऑप्शन क्या बचता है 2, यानी ए बी और डी सही है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को आसानी से उसका सही आंसर तक हम जा सकते हैं। उसके बाद है 75 क्वेश्चन कि श्री मोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया और अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है। तो वो विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है कि वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण विषय में जानकारी के अभाव से अवगत करना चाह जानकारी के अभाव से नहीं, तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। वो भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं, नहीं। उसके बाद है वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों को विचार जाना चाहता है कि जिससे वो उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके, नहीं। तो इसके बाद हमारा बचता कौन है, जो ऑप्शन कि वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना। तो हम ईवीएस के लिए, ईवीएस में क्या है, बच्चों को हम संवेदनशील बनाएंगे, सेंसिटिव बनाएंगे जल के संरक्षण के लिए, ताकि बच्चे क्या करें, जल के को अपना वो बचाए। अगर बच्चा कहीं भी खुला नल देखे तो उस नल को बंद कर दे, इसलिए हम जल संरक्षण के लिए बच्चे को संवेदनशील बनाएंगे। तो ये राइट आंसर हो गया। उसके बाद हमारा 76 क्वेश्चन है 76, ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। जो ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा कैसी बनाई गई है, तो अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समकालीन परिप्रेक्ष्य में, अधिगम का अनुचिंतनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए इसमें अधिगम के ना संरचनात्मक में नहीं कंस्ट्रक्ट नहीं बनाना है, ना समकालीन परिप्रेक्ष्य में, ना अनुचिंतन, क्या करना है इसमें, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक का निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जिसमें निगेटिव आ जाए तो हमें निगेटिव का भाई निगेटिव, जैसे किससे बचना चाहिए संपादन करते समय। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साही करने के लिए, तो हमें विद्यार्थियों के साथ क्या करना है, हमें हतोत्साहित नहीं करना है, ये निगेटिव हो जाता है, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है। उसके बाद तो हमारा इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें निगेटिव पूछा है। तो इस तरीके से हमारा पहला है। ये तो भूमिका निभाने से सही है, कठपुतलियों के उपयोग से, समूह कार्य से, ये हमारा ये तीनों ऑप्शन जो है ये तीनों के तीनों हमारा पॉजिटिव है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। उसके बाद पोचमपल्ली नाम है। पोचमपल्ली नाम क्या है, पोचमपल्ली से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, सबके लिए हमने क्लास करवा चुके हैं, आप लोग उसको जाकर देखिए। लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है पोचमपल्ली। उसके बाद साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, और बकरियों की किस्म जिसका महीना ऊन शॉल बनाने के काम आता है, प्राचीन भारतीय मंदिरों का श्रेणी। तो ये तो देखिए, ये जो बकरियों की किस्म महीन शॉल, ये तो नहीं, ये तो चंग थंग के लोग बनाते हैं। लोक चित्रकला जो विशेष रंगों से नहीं, इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा कि साड़ियों का जिन पे वो पारंपरिक रंगाई से, वो पोचमपल्ली में, पोचमपल्ली की जो साड़ियाँ होती हैं उस पर रंगाई होती हैं और ज्यामितीय नमूने होते हैं उसमें। उसके बाद है वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, किसकी है, जरदोजी है, तोरा है, फुलवारी है, कंथा है। तो इसका राइट आंसर हमारा पहला ही है जरदोजी। उसके बाद 80 क्वेश्चन हमारा, चलिए, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक नीचे कहता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाए जिसका नाम है। अब देखिए, योग दिवस पे एक शिक्षक क्या कर रहा है, अपने 5वीं क्लास के छात्रों को एक मतलब कि एक समारोह के उपलक्ष्य में क्या कर रहा है कि विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पे ले जाएगा, जिसका क्या नाम हो सकता है। तो देखिए, रानीखेत या ऊटी होता है, या ऋषिकेश होता है, या गंगोत्री होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऋषिकेश। तो ये
ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, शिफ्ट के एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। और आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, आप लोग के समय बहुत कम है आप लोग के पास, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषय और उपविषय का चयन किया है। तो इसमें हमारा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा में मुद्दों का एक समान अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ प्रदान करने के लिए और जिस दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए गतिविधियों को सरल से जटिल को संचालित करने के लिए कि तत्कालीन पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए जो ईवीएस जो पाठ्यक्रम विषय और उप विषय का चयन किया गया है ताकि तत्काल जो पर्यावरण की बेहतर हो समझ विकसित करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है और उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है और जिन्हें आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने का आघात सामना किया है। तो देखिए एक विषय का जो हमारा उप विषय है, तो उप विषय में इसमें कह रहा है कि एक मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिनमें आपदा का सामना किया है। तो इसमें यात्रा होगा, यात्रा नहीं होगा, आश्रय, कार्य और खेल नहीं, पानी नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा कि आश्रय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारी आज कुल 30 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के लिए शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? मान लीजिए कि आप टीचर हैं, तो आप ईवीएस के टीचर हैं, तो आप ईवीएस के जब टीचर हैं तो पानी की बर्बादी के लिए आप लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि सर्वेक्षण और चर्चा दोनों करेंगे कि साक्षात्कार करेंगे, उसका की प्रयोग करेंगे? इंटरव्यू नहीं करना है, प्रयोग भी नहीं करना है, चर्चा भी नहीं। यहाँ पे आप लोग सर्वेक्षण और चर्चा करेंगे, वो बच्चों को ले जाकर दिखाएंगे, उसका सर्वेक्षण करेंगे, उसका सर्वे करेंगे, उसके बाद उस पर आप क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे उसके साथ। तो बच्चा इसलिए पानी की बर्बादी को वो बचा सकता है। तो आप लोग कुछ जो भी क्वेश्चन देखिए तो बच्चे के ये देखिए, ये सोचिए कि बच्चे किस में ज़्यादा बेहतर कर रहा है, वही हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद है विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? पर्यावरण की समग्र समझ की विकसित करने के लिए कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसमें प्रासंगिक अनुभव है, कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस है कि अमूर्त अनुभव है यानी अब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस। तो देखिए हमारा इसमें मान लीजिए कि ये तो अभी ईवीएस किस में है? प्राइमरी क्लास के में है, 1-2 मान लीजिए कि प्राइमरी में है, ईवीएस किस में है? प्राइमरी में है, तो ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद समावेशी अनुभव नहीं होगा, वैश्विक से स्थानीय नहीं, वो क्या है? हमारा प्रासंगिक अनुभव। तो यानी ये जो प्राथमिक क्लास के जो बच्चे हैं 1 से 5 तक के बच्चे हैं, प्राइमरी जो ईवीएस है उसमें किस में अनुभव करेंगे वो अच्छा से? तो प्रासंगिक अनुभव यानी कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस के आधार पर। उसके बाद एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन यूनिट तैयार करता है और कौन सा आइटम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? जैसे ही नहीं आया उसी समय हमें नहीं को अच्छा से देखना है कि नहीं कहाँ पूछा है, और नहीं का भाई जो ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव का भाई निगेटिव होता है। यानी तो इसमें देखिए भागीदारी, तो भागीदारी तो होना चाहिए, यानी पार्टिसिपेशन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सहयोग भी होना चाहिए, कोऑपरेट भी करना चाहिए, और उसमें नेतृत्व भी होना चाहिए, लीडरशिप भी होना चाहिए। तो हमारे पास बचता कौन सा ऑप्शन है? यानी 4, यानी हदबंदी यानी डिसोसिएशन। तो हमें हदबंदी नहीं करना है, बच्चों को उसकी आज़ादी देनी है, बच्चे सहयोग करके और भागीदारी से और नेतृत्व के साथ उसको वो ईवीएस का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय में संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावात्मक पहलुओं को जानने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? तो देखिए बच्चों को लोक नृत्य सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो
हमारा राइट आंसर यही पहला ही हो जाएगा। प्रयोग साक्षात्कार संरक्षण से अच्छा है कि बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद है ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में कौन सा प्रभावी होगा। यानी जो ईवीएस की जो समस्या है चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में, तो इसमें समूह चर्चा तो डिस्कशन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। उसमें प्रदर्शन नहीं करना है, फिल्म शो नहीं करना है, व्याख्यान, बच्चों को तो लेक्चर देना ही नहीं है, याद रखिएगा, बच्चे को लेक्चर देना नहीं है। फिल्म शो इसमें ईवीएस की समस्या चिंता से विशेष सीमाओं को तोड़ने में प्रभावी होगा। तो समूह चर्चा, जहाँ पे समूह चर्चा हो, जहाँ पे डिस्कशन हो, वहाँ पे बच्चा जल्दी सीखेगा, क्योंकि वहाँ पे वो एक्टिव रहेगा, वो सोचेगा समझेगा, वो हर तरीके का परिप्रेक्ष्य उस पर। उसके बाद देखिए ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। तो अवलोकन कौशल या याद करने की कौशल या दृश्य कौशल या पहचानने का कौशल। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अवलोकन कौशल, यानी ऑब्जर्वेशन स्किल। ईवीएस में बच्चा जब जितना ऑब्जर्व करेगा उतना ही बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद है 89 है। उसके बाद है कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ से निगेटिव पूछ लिया है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव किससे बचना चाहिए, तो समूह चर्चा से बचना नहीं। समूह चर्चा तो हमें करना ही है। स्कूल आधारित आकलन ये करना ही, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना नहीं। हम क्या करेंगे कि बच्चों को कभी भी विद्यार्थियों के सही उत्तर पे जोर नहीं देंगे कि बच्चा सही उत्तर ही दे। बच्चे क्या करेगा, बच्चे कुछ अपनी बातें बताए। ईवीएस का विषय है तो वो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके आधार पे सामुदायिक स्थानों का भ्रमण करेंगे तो यहाँ पर सीखेगा ही। तो इसमें निगेटिव है तीसरा, तो हमारा निगेटिव का भाई निगेटिव, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमने आपको बार बार बताए हैं कि जब भी आपको मैप से क्वेश्चन पूछे, मैप से, तो आप लोग सबसे पहले आपके माइंड में ये जो इंडिया का जो मैप है, सॉरी इस पर अच्छा से नहीं मैं बना पाऊँगा। मान लीजिए कि ये जो इंडिया का जो मैप है, तो इंडिया का जो मैप है तो आप लोग यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है, भारत की राजस्थान की स्थिति के सापेक्ष, यानी भारत की राजस्थान जो भारत की राजधानी है वो कहाँ है, तो भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली कहाँ है, तो देखिए दिल्ली हमारी कहाँ है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे है ना दिल्ली, इधर आसपास है, मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा दिल्ली हो गया। तो हमें कैसे क्वेश्चन को आंसर कैसे देना है मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं इसको चाहता तो आपको जल्दी से आंसर भी बता सकता था, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर देखिए कि कैसे हम इसको आंसर को पकड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश, चलिए मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, हमारा यहाँ बिहार है, बिहार के बगल में मान लीजिए कि यूपी है, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद जयपुर, उसके बाद हमारा राजस्थान कहाँ है, यही ना राजस्थान। जयपुर को छोड़ दीजिए, राजस्थान सीधे देखिए राजस्थान कहाँ है, तो हमारा राजस्थान इधर है, ये गुजरात है और गुजरात के एकदम यहाँ पे है हमारा राजस्थान। तो मान लीजिए कि जब यहाँ तक आपका हो गया, तो इस आधार जब इतना आपका हो गया तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन को समझे कि कहाँ से पूछा है, दिल्ली के सापेक्ष ना। तो हम सबसे पहले मान लीजिए कि दिल्ली पर यहाँ पे प्लस बनाते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमने प्लस बना लिया, तो इसके कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यूपी की राजधानी, यानी तो यूपी इधर है ना, तो इधर में आपका कौन सा स्टेट आ जा रहा है, इधर इधर देखिए इधर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, इधर है ना, है आपको देखिए इधर है ना, तो इधर में कौन सा होगा, ये हमारा हो जाएगा पूरब, ठीक, ये हमारा पूरब हो जाएगा और ये हो जाएगा उत्तर।
तो इसमें कौन सा हमारा होगा, उत्तर पूरब, क्योंकि हमें यहाँ से भारत की राजधानी दिल्ली से जाना है, तो दिल्ली से कहाँ जाएगा, तो इसका देखिए, सॉरी रुकिए, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, पहले इसका आंसर देख लीजिए, जो दक्षिण पूरब है और दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ से भारत की राजधानी स्थिति के सापेक्ष जो हमारा जो इंडिया का जो मैप है, आप लोग को इंडिया का मैप दिखाना पड़ेगा। चलिए एक मैप की क्लास में आपके लिए ला दूंगा, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से अगर मैप है ना, मैप को आप लोग देखिए, किसी भी मैप को, जिससे मान लीजिए कि यहाँ से आपका मैप है, तो इधर है भारत की राजधानी दिल्ली, इधर है आपका यूपी बिहार, यहाँ पे आ जाएगा गुजरात, इधर आ जाएगा, तो दिल्ली से पूछा है ना। तो इस तरीके से अगर दिल्ली से हम ऐसे कहते हैं तो ये जो हमारा ये बनता है, जैसे देखिए यहाँ से बनेगा, मान लीजिए इस तरीके से अगर बीच बनता है, हाँ, तो ये तो हमारा हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह से एक तो बनता है हमारा दक्षिण पश्चिम, जो हमारा राजस्थान वाला है, राजस्थान इधर है ना, तो हमारा राजस्थान जो राजस्थान का है वो हमारा दक्षिण पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये दक्षिण पूर्व है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें उत्तर पूर्व है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ही दक्षिण पश्चिम है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो इस आधार पे आप लोग मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में नहीं, उसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, तो इस जयपुर का जो राजस्थान है, तो राजस्थान से भी आप लोग, क्योंकि राजस्थान दूसरे पे है, तो हमने इसलिए ये दूसरा वाला ऑप्शन किया है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ए और बी का मिलान करना है, ए और बी से हमें मिलान करना है। तो जीरा, केसर, मिर्च, लौंग, तो देखिए जीरा कील की तरह दिखता है, उसके बाद कि दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति होते हैं, कि पीला रंग का है, कि छोटा परंतु खुशबूदार है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि आप लोग केसर, तो केसर में क्या होता है, केसर आप लोग देखिए जम्मू कश्मीर होता है, लेकिन केसर कैसा होता है, केसर देखिए केसर आपका पीला रंग का होता है। तो जो बी है वो हमारा 3 में जाएगा, तो ये हमारा पीला रंग का केसर हो गया। केसर हमारा कैसा हो गया, केसर हमारा पीला रंग का हो गया, तो हमारा बी का मिल गया। तो बी का 3 में देखिए, अब इस तरीके से हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर सकते हैं। बी का 3 है तो ये सही है, बी का 3 है तो ये भी सही है, बी का 4 है, बी का 1 है। तो अब देखिए हम लोग ने इस समय को बचाने के लिए 2 ऑप्शन को हम लोग कट कर दीजिए, या तो ये होगा नहीं तो दूसरा होगा। उसके बाद एक मिर्च का देखते हैं, तो मिर्च में क्या होता है, मिर्च कैसा दिखता है, तो जो मिर्च है वो कील की तरह दिखता है। मिर्च कैसा दिखता है, कील की तरह दिखता है, कि नहीं, जो मिर्च है वो दक्षिण अमेरिका के से उत्पत्ति हुआ है। हाँ, दक्षिण, हमारा मिर्च कहाँ से आया है, तो दक्षिण अमेरिका से आया है। जो हमारा लौंग है वो हमारा कील की तरह दिखता है, लौंग कैसे दिखता है, कील की तरह। तो बच गया कौन, हमारा जीरा, छोटा है परंतु खुशबूदार है, तो जीरा खुशबूदार होता है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा, दूसरा ए का 4, बी के 3, सी के 2, डी के 1। तो इस तरीके से आप लोग मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से सही कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की जो हमारा इंडिया के मैप से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। जो इंडिया का जो मैप है, मान लीजिए इंडिया का मैप, यानी इधर जो पूरब वाला है, जो एरिया है ईस्ट वाला है, तो बंगाल की खाड़ी इधर है ना, यानी जो इधर देखिए, इधर तो अरब सागर हो जाता है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी होता है। तो बंगाल की खाड़ी में इधर कौन कौन से आ जाते हैं, उड़ीसा आते हैं, कर्नाटक तो इधर आते हैं, केरल कर्नाटक इधर आते हैं, केरल भी देखिए केरल तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि केरल हमारा अरब सागर में आता है। कर्नाटक तो होगा नहीं, तेलंगाना भी नहीं होगा,
ये तो आपका इधर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो उड़ीसा है ना वो हमारा बंगाल की खाई के जो कि केंद्र शासित प्रदेश का है, यानी इसका आंसर पहला होगा। तो आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन, हमने कुल 30 क्वेश्चन कराए और 30 में से आपके कितने में से कितने सही हुए वो हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने सही हुए। कुल हमने 30 क्वेश्चन को कराए हैं, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 में से कितने सही हुए। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।